टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक न्यू डार्विनिज्म। तो ये डार्विन का मॉडिफाइड थ्योरी है जिसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो डार्विन अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी म्यूटेशन, वेरिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। तो इसमें ऐड हुआ है जेनेटिक, पॉपुलेशन डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड हेरिडिटी टू द थ्योरी। तो न्यू डार्विनिज्म में ये ऐड हुआ है। मॉडर्न थ्योरी कहता है कि चेंज इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और चेंज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। ओके, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम देखते हैं कि ये बोल रहा है कि कोई भी इफ द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इन ए पॉपुलेशन is constant or stable for generation after generation, the population will be in the state of genetic equilibrium. This is known as Hardy-Weinberg equilibrium. और इसको चेंज करने के लिए और इसको डिस्टर्ब करने के लिए 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर: म्यूटेशन, वेरिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो पॉइंट हम लोग टॉपिक वाइज हर एक को डील करेंगे। फर्स्ट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या है? सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन विच अपीयर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू परमानेंट चेंज इन देयर जीनोटाइप। तो ये 2 टाइप का हो सकता है: पॉइंट म्यूटेशन जिसको जीन म्यूटेशन भी बोलते हैं, क्रोमोसोमल, और मैक्रो म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आ गया, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन आ गया, और क्रोमोसोमल में आ गया क्रोमोसोमल एबरेशन और प्लॉइडी म्यूटेशन। तो जैसे कि नाम से ही पता है कि पॉइंट म्यूटेशन जो है वो कि एक जीन के डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो कि पूरा नंबर ऑफ या फिर स्ट्रक्चर के क्रोमोसोम में चेंजेस आए उसको क्रोमोसोमल मैक्रो म्यूटेशन बोलेंगे। फिर वेरिएशन आता है, सेकेंड टॉप फैक्टर है वेरिएशन, जो कि हम लोग जानते हैं कि मियोसिस की प्रोफेज 1 में पैकेटिनी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स और एलील्स। फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन का हम लोग थोड़ा डिस्कस किए हैं कि इसके सब टाइप्स में आता है: डिलीशन, डिप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। और प्लॉइडी में आता है एन्यूप्लॉइडी, इसमें हाइपर और हाइपो एन्यूप्लॉइडी आता है, और यूप्लॉइडी में हैप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी आता है। तो इसको ये वास्ट टॉपिक है, इसको अलग से डील करेंगे हम लोग। फिर तीसरा फैक्टर्स आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसको सीवाल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो है वो रैंडम है, डायरेक्शनल लेस है, और चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन बाय चांस एंड नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं, और ये फिक्स म्यूटेशन को फिक्स और उसको इस्टेब्लिश होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 टाइप का होता है, एक फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटल नेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि कोई एक रेयर स्पीशीज जो होता है वो न्यू एनवायरनमेंट में जाके अडेप्ट कर देता है, फ्लॉरिश कर देता है, और एक अपना एक बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलोनी बना लेता है, और फिर इतना ज़्यादा वो फ्लॉरिश कर जाता है कि उसके जो ओरिजिनल जो स्पीशीज़ था उस एनवायरनमेंट को उसको ही चेंज कर देता है। उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। जो डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस जो है वो फूड के लिए अपने पीक्स को चेंज किए थे। जो बहुत लोग थे जो सीड ईटर थे, बहुत लोग जो फ्रूट ईटर थे। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि पार्थेनियम ग्रास, जो कि एक्सोटिक स्पीशीज़ है, जो हमारे नेशन में आके बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश किया, इतना किया कि हमें परेशानी कर दिया। फिर बॉटल नेक इफेक्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है वो जो भी एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें एक स्पेसीज़ जो है, कोई भी एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो है वो उसका नंबर डिक्रीज़ होने लगता है, और इतना ज़्यादा लेस हो जाता है वो कि अगर वो एक्सटेंड कर जाए तो उसका वो पूरा वर्जन ही चला जाता है। जैसे कि एग्जांपल है लेस नंबर ऑफ चीता इन अफ्रीका इफ सेंसिटिव फॉर एनी डेडली डिजीज, देयर पाथ ऑफ एक्सटेंशन विल नॉट बी रिवर्स्ड। फिर आइसोलेशन देखते हैं, 4th में हम लोग ने बहुत अच्छे से डील किया था आइसोलेशन के, जिसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जोग्राफिकल आइसोलेशन बहुत से थे। तो आइसोलेशन जो क्या है कि एक पॉपुलेशन में जो एक पार्ट ऑफ स्पीशीज़ है वो अपने आप में इंटरब्रीड करना बंद कर देता है, इसी को बोलते हैं आइसोलेशन, विच में भी फिजिकल और बायोटिक बैरियर। और इसको हम लोग अच्छे से देखे थे कि जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता क्या है। जोग्राफिकल में भी आता है सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, और रिप्रोडक्टिव में प्री मैटिंग और पोस्ट मैटिंग आता है। प्री मैटिंग में भी गैमेटिक मोर्टेलिटी, जैगोटिक मोर्टेलिटी। पोस्ट मैटिंग में भी आता है कि हाइब्रिड ब्रेकडाउन, F2 ब्रेकडाउन, हाइब्रिड इनविएबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फिर नेचुरल सिलेक्शन आता है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो जो नेचर जिसको सेलेक्ट करती है और जो इन्वायरमेंट में फिट करता है उसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। इसका भी 3 सब टाइप्स है कि इसमें स्टेबलाइजिंग, मेंटेनेंस सिलेक्शन, डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, डाइवर्सिफाइंग और डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। तो ये इसमें स्टेबलाइजिंग और मेंटेनेंस सिलेक्शन जो है वो इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं करता है, जिसमें कि कांस्टेंट ही रहता है, जितना घटा उतना ही बढ़ा। और जो ये प्रोग्रेसिव जो है वो
इसमें आइदर पेरिफेरल कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय नेचर प्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी लीडिंग टू इवोल्यूशन। इसमें इंडस्ट्रियल मेलानिज्म देखते हैं हम लोग कि इंडस्ट्री के पहले जो मॉथ हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाइट मॉथ, ब्लैक मॉथ। फिर इंडस्ट्री में जो ब्लैक मॉथ अपने आप को मॉडिफाइड किया अपने एग्जिस्ट करने के लिए, अपने प्रीडेटर से बचने के लिए वो अपने आप का कलरिंग चेंज किया। फिर डाइवर्सिफाइंग में या डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में देखते हैं कि ये दोनों दो पीक फॉर्म करता है, जो कि दोनों ही साइमल्टेनियसली फेवर्ड बाय नेचर प्रोड्यूसिंग टू पीक्स इन पॉपुलेशन। इट इज़ वेरी रेयर इन नेचर एंड इट्स हैपन्स ओनली व्हेन सराउंडिंग इन फ्रिक्वेंटली चेंजिंग। इसमें ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक पीक है जो कि जाके नैरो हो जा रहा है, एक जो है वो एक तरफ ही शिफ्ट हो रहा है, प्रोग्रेसिव है, और इसमें दो पीक फॉर्म हो रहा है। तो दिस ऑल अबाउट दी आइसोलेशन, म्यूटेशन एंड all over the new Darwinism theory. So thanks for watching.